हेलो गाइस, मैं शोभित शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर पर। पिछली वीडियो में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट फर्स्ट बाइंडिंग एनर्जी तक पढ़ा था। अब हम इसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी के बाद में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एटॉमिक मास, रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप लोग यहाँ पर, व्हाट इज द मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और व्हाट इज द मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक मास। अब इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपना, जिससे यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बोर्ड में जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड ए के बीच ग्राफ प्लॉट करना, उनके कंक्लूजन्स फाइंड करना, क्या क्या इनके कंक्लूजन्स आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग देखिए, ये तो हो गया आपका BePn, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और ये है आपका एटॉमिक मास। इसके अंदर जो कर्व होता है वो इस तरीके से परफॉर्म किया था हमने इसके पहले वाली जस्ट वीडियो के अंदर। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था 1h1, 1h2, 1h3। ये है आपका यहाँ पर जो शार्प एज है 2He4, नेक्स्ट शार्प एज 6C12, नेक्स्ट शार्प एज 8 ऑक्सीजन 16 एटसेट्रा। जितने भी 4 के मल्टीपल है आप लोग चाहे तो इसे इस फॉर्मेट पे अपन ने यूज में ले लिया। 8 ऑक्सीजन 16, यहाँ पर था आपका 26 Fe, 56। आगे इस तरीके से हम चलते थे, यूरेनियम एटसेट्रा, जो भी अपने पास एलिमेंट होते हैं वो अपन यूज में ले सकते हैं। तो इनमें से जो क्वेश्चन बना है, एक तो राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एटॉमिक मास के बीच में हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ रहा, 1 मार्क्स के अंदर बनेगा ये क्वेश्चन। और इसमें जो क्वेश्चन बनता है कि कौन से एलिमेंट स्टेबल होंगे या कौन से एलिमेंट अनस्टेबल होंगे, उन पे क्वेश्चन बनता है। तो इसके कंक्लूजन्स के पॉइंट्स, 4 जो मेन पॉइंट थे वो क्या क्या थे। पहला पॉइंट अपने पास यहाँ पर ये था कि जो भी एलिमेंट एटॉमिक मास के मल्टीपल होते हैं, कि कोई भी अपन एलिमेंट की बात करके चलें, वो एटॉमिक मास के मल्टीपल, एटॉमिक मास के मल्टीपल का क्या मतलब होता है यहाँ पर, जो 4 के मल्टीपल में होंगे, जिनका एटॉमिक मास 4 के मल्टीपल में होगा। तो जिनका एटॉमिक मास 4 के मल्टीपल में होगा वो एलिमेंट क्या होंगे, मोर स्टेबल एलिमेंट होते हैं, जिनका एटॉमिक मास 4 के मल्टीपल में होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जांपल की अपन बात करके चलें, तो एग्जांपल की बात करें तो जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फेरस, यूरेनियम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जैसे हीलियम 4 आप लोगों ने यहाँ देखा, 6C12 कार्बन, 8 ऑक्सीजन 16। क्लियर। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करके चलें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे हाइड्रोजन की बात करी, 1H1, 1H2, 1H3, 1H1, 1H2, 1H3। ये एलिमेंट लेस स्टेबल एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों? लेस स्टेबल एलिमेंट। तो ये वाले एलिमेंट होंगे लेस स्टेबल एलिमेंट, यानी कि इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। थर्ड पॉइंट जो हम लोग रीड करेंगे वो ये होता है कि जिनका एटॉमिक मास 30 से लेकर 80 के बीच में होता है, 30 से लेकर 80 के बीच में जिनका एटॉमिक मास होता है बच्चों, वो एलिमेंट क्या होते हैं, मोर स्टेबल एलिमेंट होते हैं, या मोस्ट स्टेबल भी आप लोग यहाँ पर यूज में ले सकते हो इसके लिए। तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक मास 30 से 80 के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, इसका नेक्स्ट जो कंक्लूजन है, 3 कंक्लूजन हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट कंक्लूजन जो है वो है कि मोस्ट स्टेबल एलिमेंट हम लोग आरबीएससी की बात करके चले बुक की, तो वहां पर दिया हुआ है एज एग्जांपल हम लोग बोले तो निकेल, बट एनसीईआरटी के अंदर ये है फेरस।
तो हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पर कि 26 Fe56। तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राजस्थान बोर्ड 2016 के अंदर। मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा हुआ? 26 Fe56। इसकी जो एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बच्चों, वो होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या बहुत सी बुक्स में से 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोग बच्चों पूछा गया था राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में, और सीबीएसई के पेपर में भी क्वेश्चन सेम पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, जिनका एटॉमिक मास 30 से लेस होता है, या जिनका एटॉमिक मास हम लोगों ने जैसे यहाँ पर बोला 30 और 80 के बीच वाले मोस्ट स्टेबल होते हैं। तो जिनका एटॉमिक मास है तो 30 से लेस हो, या जिनका एटॉमिक मास, ठीक है, 80 से ग्रेटर हो। ठीक है, जिनका एटॉमिक मास 30 से लेस हो या जिनका एटॉमिक मास 80 से ग्रेटर हो, तो वो एलिमेंट ऐड होके या फिर सब्ट्रैक्ट होके, यहाँ पर आप लोग 80 भी बोल सकते हो और बहुत सी बुक्स में 170 भी लिखा हुआ है। तो ये वाले एलिमेंट तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 30 से लेस वाले तो क्या होते हैं बच्चों? ऐड होते हैं। और 80 से ज्यादा का जिसका एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट मतलब होता है ब्रेक होना, टूटना। तो ऐड होना तो न्यूक्लियर के अंदर दो प्रोसेस चलती है अपनी, एक तो चलती है न्यूक्लियर फिजन, एक चलती है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो अब बच्चों देखो, ये प्रोसेस याद रखने के लिए चलो हिंदी वर्ड तो इनके बहुत ईजी है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। विखंडन यानी होता है टूटना और संलयन यानी होता है जुड़ना, तो वहां से तो हमें ध्यान रह जाएंगे। लेकिन एड और सब्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर कैसे ध्यान रखोगे? अब आप लोगों को पता है फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूज का मतलब क्या होता है? अपन कहते हैं फ्यूज उड़ गया, यानी कि फ्यूज चला गया का मतलब क्या होगा? उसका रिवर्स ध्यान रखना है। तो रिवर्स क्या होता है उसका? न्यूक्लियर फ्यूजन का रिवर्स क्या होगा? यानी कि क्या होना? टूटने का रिवर्स क्या होगा? ऐड होना। तो फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना। तो ये वाली प्रोसेस तो न्यूक्लियर के अंदर कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन, और ये प्रोसेस कहलाती है बच्चों न्यूक्लियर फिजन। देखिए, एक तो कहलाती है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक क्या कहलाती है बच्चों? न्यूक्लियर फिजन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस होती है किसके अंदर बच्चों? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। अब देखिए आप लोग यहाँ पर कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटॉमिक मास के अंदर रिलेशन हो गया, और इसके हमने कंक्लूजन यहाँ पर देखे। अब जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका क्वेश्चन बनता है, वो है आपके पास यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी। अब देखो, रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट में। रेडियो एक्टिविटी हिंदी में बोला जाता है रेडियो एक्टिवता। अब बात करें बच्चों रेडियो एक्टिविटी की क्या होती है, तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिवता का मतलब क्या होता है कि रेडियो एक्टिविटी, नेम से क्लेरिफाई हो रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, या इस प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। तो जो एलिमेंट सेल्फ ब्रेकिंग एलिमेंट होते हैं, यानी कि जिनमें स्वतः विघटन की प्रक्रिया होती है, वो एलिमेंट कौन से एलिमेंट कहलाते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। मतलब स्वतः विघटित होने वाले, ठीक है, एलिमेंट्स कौन से होंगे? आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। तो सेल्फ ब्रेकिंग एलिमेंट जितने भी हैं हमारे पास यहाँ पर, स्वतः विघटन जिसे हम लोग बोलते हैं, विघटन की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तो सेल्फ ब्रेकिंग एलिमेंट जो होते हैं, यानी खुद से जो टूटते हैं, वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। और जिसे हम लोग हिंदी में बोले तो स्वतः विघटन की प्रक्रिया जिनके अंदर होती है, वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिवता या रेडियो एक्टिविटी। अब बात आई बच्चों आपके माइंड में कि सर इसका एग्जांपल दो, तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है। इसका एग्जांपल आप लोग पढ़ते हो, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूरेनियम पढ़ लिया हमने, लेकिन हम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल प्लूटोनियम के लिए पीटी हम लोग बोलते हैं, यूरेनियम ही इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है न्यूक्लियर के अंदर। अब यहाँ पर इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग 2 लॉज स्पेसिफाई हुए। लॉज स्पेसिफाई कैसे हुए कि लॉज का बोल सकते हैं, या अपन बोल सकते हैं मीन लाइफ हाफ लाइफ के रिगार्डिंग बोल सकते हैं। 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड और सोडी। इनको एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट ने एक लॉ स्पेसिफाई किया। लॉ स्पेसिफाई कौन सा किया बच्चों? देखो, रदरफोर्ड सोडीज लॉ।
जिसे हमने बोला रेडियो एक्टिविता का क्षय का नियम, यानी कि इसे बोला जाता है इंग्लिश में डिके लॉ। डिके का मतलब होता है बच्चों लॉस होना। डिके का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस होना। देखिए रदरफोर्ड सोडीज लॉ, तो रदरफोर्ड सोडीज लॉ एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? तो रदरफोर्ड सोडीज लॉ का मीनिंग एक स्पेसिफाई क्या होता है, देखो बच्चों, कि यदि कोई भी एलिमेंट होता है आपके पास n, जैसे अपन मान के चले कोई भी एलिमेंट है n, तो उसके ब्रेक होने की रेट, उस एलिमेंट के ब्रेक होने की रेट यानी कि टूटने की जो दर होती है वो उसी एलिमेंट के यानी कि उसी प्रतीक के समानुपाती होती है। मतलब क्या है कि जितना छोटा होगा उतने ही कम टाइम में टूटेगा, जो जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा टाइम में टूटेगा। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, माना हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है n, उसके ब्रेक होने की रेट उसी एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोगों ने बोला n ब्रेक होना मतलब डिफरेंस आना, कि रेट मतलब dt उसी एलिमेंट की क्या होगी बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या लगता है? माइनस। अब आप लोगों ने बोला टूटेंगे तो कमी आती है, कमी को हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? माइनस। क्लियर है बच्चों? यहां तक आया समझ में? ये तो एलिमेंट के रिगार्डिंग भी लग सकता है, या सेकंड स्टेप के अंदर हम एलिमेंट के रिगार्डिंग लगाते हैं तो ब्रेक होने की रेट के रिगार्डिंग हिसाब से लगा सकते हो। कि समझने के लिए हम लोग बोलते हैं ये पॉइंट आ सकता है कि कोई भी एलिमेंट के ब्रेक होने की रेट उसी एलिमेंट के डायरेक्टली क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। और कोई भी चीज ब्रेक होगी तो मतलब कमी आएगी उसमें। यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते तो बच्चों क्या लगेगा? माइनस साइन, सॉरी कांस्टेंट यूज में आएगा, जिसे बोला हमने लैम्डा। लैम्डा कहलाता है बेटा डिके कांस्टेंट। क्या कहलाता है? डिके कांस्टेंट। डिके मतलब क्या होता है? क्षय नियतांक यानी कि कमी। तो हम लोगों ने बोला यहां पर लैम्डा, लैम्डा क्या बोला? डिके कांस्टेंट यानी कि क्षय। सीबीएसई के अंदर इसकी यहां पर ध्यान में रख के चलना, इसकी यूनिट पूछी गई है तो इसकी यूनिट होती है बेटा सेकंड इनवर्स। कितनी होती है बेटा? सेकंड इनवर्स, क्योंकि n नीचे जाएगा और n यानी ये भी परमाणु कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे आएगा dt तो dt ऊपर जाएगा तो dt टाइम में चेंज होना मतलब सेकंड से है। सेकंड का क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा सेकंड इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड इनवर्स। अब देखिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। dn/dt इज इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप में माइनस लैम्डा n। dt को कहां ले जाएंगे? इधर। n को कहां लेके आएंगे? नीचे। सो देन dn/n माइनस लैम्डा dt। क्लियर है बच्चों? दोनों साइड डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस को हटाने के लिए आप लोगों को पता है क्या किया जाता है? इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। तो हम लोग यहां पर देखिए समाकलन कर रहे हैं dn/n और देखिए इधर क्या था? माइनस लैम्डा dt, तो ये हो गया माइनस लैम्डा dt। अब n कोई भी एलिमेंट अपना जो ब्रेक होता है वो एक मेजर एलिमेंट के अंदर ब्रेक होता है, यानी कि एक तो एक्टिव एटम होता है और एक नॉर्मली हम एटम की बात करके तो मेनली एक्टिव एटम की होता है। एक्टिव एटम के लिए हम लोगों ने बोला कि इसकी जो लिमिट लगेगी कहां से कहां लगेगी? n नॉट, जिसे एक्टिव एटम के लिए बोल दिया, और ये n तक। और ये टाइम है, टाइम में चेंज आना मतलब 0 से लेकर कहां तक चलना? t तक। dn/n बच्चों बायो वाले स्टूडेंट अच्छे से ध्यान दें। बायो के अंदर हमारे पास हम ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैथ्स वाले इसको पढ़ते हैं dx/x। मैथ्स के अंदर क्या काम आता है? क्या होता है बच्चों? dx/x है। dx/x का मतलब क्या हुआ? log x। तो dn/n क्या हुआ? log n। log n, n नोट से लेकर कहां तक बेटा? n तक। माइनस लैम्डा dt, dt का लैम्डा कांस्टेंट था बाहर आया, dt का कितना हुआ? t, 0 to t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पढ़ा आपने समाकलन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर। माइनस लैम्डा, इधर भी वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम प्रोसेस। अब आपको पता है log m माइनस log n, पढ़ते हो आप लोग केमिस्ट्री में, log m माइनस log n, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। सो देन log m अपॉन n मतलब ये टर्म अपॉन ये टर्म हो जाएगा माइनस लैम्डा t। अब आपको पता है log के साथ कौन सा बेस कनेक्टेड है? e बेस बच्चों, e बेस कनेक्टेड होता है। e बेस कनेक्टेड है तो जब log उधर कन्वर्ट होगा यानी कि इक्वल के नेक्स्ट साइड जाएगा तो वो कन्वर्ट होगा, देखिए e की पावर माइनस लैम्डा t में। तो log इक्वल के उस साइड जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? e की पावर में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? e की पावर में। तो n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तो बच्चों ये तो हो गया अपने पास। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, देखिए एक तो क्वेश्चन बनता है बेसिकली यहाँ की हम लोग बात करके चले
इस प्रोसेस से, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इससे dn बाई dt और n का ग्राफ हमें प्लॉट करना होता है। तो dn बाई dt और n का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो प्लॉट कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाए तो भी ध्यान में रख के चलना, log n बाय n नॉट और t का ग्राफ भी कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ। कैसा आएगा, नीचे की तरफ, ध्यान रखना। क्यों आएगा, क्योंकि क्या है, माइनस साइन कंसीडर किया हुआ है। क्या हुआ है बच्चों, माइनस साइन कंसीडर किया हुआ है। n में पूछे और लैम्डा टी e की पावर लैम्डा टी के लिए पूछा जाता है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब जैसे ही कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग, कन्वर्ट होगा तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ यानी कि चरघातांकी फलन इस तरीके से प्लॉट होगा। तो n और t के बीच में बच्चों जो ग्राफ बना वो किस तरीके से बना, n एंड t के बीच में जो ग्राफ प्लॉट हुआ, यहाँ पर अलग से समझा रहा हूं मैं, इक्वल ये ग्राफ किस तरीके से प्लॉट हुआ, इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, देखिए। और यदि आपसे पूछा जाए लॉग के टर्म्स में हम लोग यहाँ से लेते हैं log n बाय n नॉट। तो मैंने ग्राफ की कंसीडरेशन की रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं, log n बाय n नॉट और t के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, स्लोप में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी हुई, नीचे की तरफ। क्यों हुई बच्चों, क्यों, क्योंकि लैम्डा क्या है, यानी कि टाइम किसमें चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। टाइम किसमें चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। अब देखिए आगे यहां तक हम लोग पहुंच गए। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो निकल के आती है वो क्या है बच्चों, देखिए एन, और आपसे पूछा जाए कि यदि टाइम डीके का इनवर्स, मीनिंग इफ t इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, यदि t 1 बाय लैम्डा के इक्वल हो, सो देन n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इनटू 1 बाय लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस 1, e की पावर माइनस 1 नीचे आई तो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, प्लस में। सो देन n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन e, दैट इज n इज इक्वल टू 1 बाय इनटू n नॉट, लिख सकते हैं, क्लियर। 1 बाय e का मतलब कितना है, 0.368 n नॉट। तो बेसिकली ध्यान रख के चलना, टाइम के रिगार्डिंग जो अपने पास जो कैलकुलेशन होती है वो सॉरी वो इस तरीके से होगी अपने पास यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। देखिए नेक्स्ट कंटिन्यू हम लोग करते हैं। इसके बाद में जो हमारे पास दो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग निकल के आती है, ये जो इक्वेशन बनाई है हमने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन है, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। इसको मैं अब दो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कंसीडर करके चलेंगे इसको नेक्स्ट में। देखिए इससे जो लिंक टॉपिक थे, तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी को क्लेरिफाई या डिस्क्राइब करने के लिए जो हमारे पास जो टॉपिक आए वो आए हाफ लाइफ और मीन लाइफ आते हैं। और हाफ लाइफ यानी कि हिंदी वर्ड होता है अर्धायुकाल, और मीन लाइफ माध्य आयुकाल। तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ देखिए, मैंने बोला ये इक्वेशन ध्यान रखनी है बच्चों, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। देखिए अपन ने अभी पढ़ा था n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये वाली इक्वेशन मैंने यूज में लेने का बोला था। तो जो इससे लिंक टॉपिक होता है वो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है बच्चों, अर्धायु। इससे क्वेश्चन निकलता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ध्यान में रख के चलना। या हम लोग किसी भी कंपटीशन की नीट लेवल की बात करके चले, आईआईटी की बात करके चले, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हाफ लाइफ, मीन लाइफ, रेडियो एक्टिविटी, या फिर इसके अंदर अल्फा बीटा गामा टी के जो नेक्स्ट के अंदर आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे। उनमें से क्वेश्चन बनता है बच्चों। देखिए अर्धायु का मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ, यानी कि जो सक्रिय परमाणु एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनकी कौन सी लाइफ, हाफ लाइफ के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करके चल रहे हैं। अब हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस करके चल रहे हैं, तो देखिए हाफ लाइफ कैसे, यहाँ पर तुम लोगों ने क्या बोला, n इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। तो मैंने अभी बोला कि क्या करोगे, n की वैल्यू क्या रखोगे, हाफ करोगे, यानी कि एलिमेंट हाफ करने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हाफ किया हमने, तो n इक्वल टू n नॉट बाय 2, t की जगह इसे हम t हाफ भी पढ़ते हैं या टो भी पढ़ा जाता है। टो भी बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, वहां पर मॉड्यूल्स वगैरह में एलन के मॉड्यूल्स में भी लिखा हुआ है टो लिखा हुआ है, टो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर। तो n की जगह n नॉट बाय 2 रिप्लेस कर रहे हैं, t की जगह t हाफ लिखना है, तो n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t हाफ से लिख रहे हैं, n नॉट से n नॉट एक बार कट गया तो 1/2, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। तो आपके पास इसको अपन ने कन्वर्ट किया लैम्डा t हाफ में, क्लियर है बच्चों, यहाँ पर लैम्डा टी हाफ में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, e की पावर लैम्डा
टी हाफ इज इक्वल टू 2, ई उधर कन्वर्ट हुआ तो उस साइड में कन्वर्ट होगा, तो अभी अभी अपन ने किया था लॉग को कन्वर्ट किया तो ई बेस में हुआ था, ई को कन्वर्ट करेंगे तो किसमें जाएगा लॉग में, तो लैम्डा टी हाफ 2। जब भी कोई कैलकुलेशन होती है बच्चों, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉग ई बेस के अंदर कभी कैलकुलेट नहीं होता है, लॉग 10 बेस के अंदर कैलकुलेट होता है। तो इसको ई बेस को 10 बेस में करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2.303 से। किससे करते हैं, 2.303 लॉग 10/2। लॉग 10/2 की वैल्यू होती है बेटा यहाँ पर 0.3010। लैम्डा टी हाफ 2.303 multiplied by 0.3010, that is 0.693, that is 0.693। So then t half जो हमारे पास हमें मीट हुआ, अब आप लोग देखें t half की जो वैल्यू हमें मीट हुई यहाँ पर 0.693 अपॉन ऑफ लैम्डा। ये मेन फॉर्मूला है बच्चों यहाँ का 0.693 बाय लैम्डा। लैम्डा क्या बताया था बच्चों मैंने यहाँ पर, डिके कांस्टेंट यानी कि क्षय नियतांक। देखिए अपन ने हाफ लाइफ पढ़ा, ऐसे का ऐसे एक सिमिलर टॉपिक होता है बच्चों मीन लाइफ। मीन लाइफ क्या है, नेम से क्लियरिफाई हो रहा है, माध्य आयु। अब देखिए मीन लाइफ यानी कि माध्य आयु का मतलब क्या है, माध्य आयु का मतलब ये होता है बच्चों यहाँ पर कि जब भी हम लोग किसी एलिमेंट की बात करके चलते हैं तो वो जो एलिमेंट होता है वो टाइम के रिगार्डिंग ब्रेक होता है। तो कोई भी एलिमेंट है n, वो टाइम के रिगार्डिंग क्या होगा बच्चों, ब्रेक होगा। तो माध्य आयु का मतलब क्या हुआ कि हम लोग n एलिमेंट्स के रिगार्डिंग बात करके चलें कि एक एलिमेंट n टाइम्स ब्रेक हो रहा था, तो उन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग जब हमने यूज में लिया तो वो किस तरीके से डिफाइन किया, तो उसके जिस पॉइंट के रिगार्डिंग कंसिडर होगा वो है मीन लाइफ। आपके पास यहाँ पर मीन लाइफ क्या है, देखो कि यदि हम लोग इसे रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंट जैसे हम बात करके चले, जैसे इसको 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ वैसे इसको सिंगल पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे लिखा जाता है टी नॉट से। किससे लिखा जाता है बच्चों, टी नॉट। टी नॉट का मतलब क्या हो गया, माध्य आयु। माध्य आयु का फॉर्मूला था कि सभी परमाणुओं की आयु का योग, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या सम ऑफ एजेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सभी परमाणुओं की आयु का योग। अब कोई भी एलिमेंट है, देखिए फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, कोई भी एलिमेंट है वो टूट रहा है किसके रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग। जब कोई भी एलिमेंट है वो ब्रेक हो रहा है किसके रिगार्डिंग, कोई भी एलिमेंट यानी कि n है वो टाइम के रिगार्डिंग d मतलब डिफरेंस आ रहा है। तो कोई भी एलिमेंट है टाइम के रिगार्डिंग ब्रेक हो रहा है, तब जब कोई भी एलिमेंट ब्रेक होता है तो हम लोग उसकी क्या निकाल सकते हैं, मीन लाइफ निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इसकी मीन लाइफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। तब डिफरेंस आ रहा है तो आप लोगों को पता है डिफरेंस को हटाने के लिए क्या जाता है, इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन के बाद में हम लोग बोलते हैं कि सभी परमाणुओं की आयु का योग बटा सक्रिय परमाणुओं की संख्या। सक्रिय परमाणुओं की संख्या का मतलब क्या हुआ, एक्टिव एलिमेंट्स की रिगार्डिंग हमने बात करी, तो एक्टिव एलिमेंट्स कितना हुआ, n नॉट। कितना हुआ बच्चों यहाँ पर, n नॉट। t नॉट इज इक्वल टू t dn। dn का मतलब मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था, एक फॉर्मूला था अपने पास यहाँ पर dn by dt बनाया था स्टार्टिंग में माइनस लैम्डा n, सो देन dn इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n इंटू dt। पढ़ा था हम लोगों ने ये, सो देन माइनस लैम्डा n dt हम लोगों ने यहाँ रिप्लेस किया ये माइनस लैम्डा n इंटू dt। और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, n नोट चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए n नोट को इस तरीके से लिखा, लैम्डा क्या था बच्चों, डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट मतलब क्षय नियतांक। तो लैम्डा हमने बाहर निकाला, लैम्डा बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचा tn dt। n क्या है बच्चों, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये ध्यान रखना है। तो n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, t नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n नॉट। t n के रिगार्डिंग वैल्यू रिप्लेस करिए, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। देखिए n नॉट क्या था, एक्टिव एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, तो हम लोग उसको बाहर लेंगे तो मतलब क्या आएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने। n नॉट से n नॉट कैंसिल आउट, माइनस लैम्डा t dt। आ रहा है बच्चों, समझ में आता है, क्लियर है। देखिए अब इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है देखिए,
कंसेप्ट है हमारे पास यहाँ पर ये कि यदि हम लोग अब बात करेंगे कोई भी एलिमेंट कहाँ तक ब्रेक हो सकता है, तो आप लोगों को ध्यान हो बच्चों, तो आप लोगों ने सोशल स्टडी की बुक में पढ़ा था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम एमिट हुए थे, गिरे थे, तो वो उनके इफेक्ट आज भी देखने को मिलते हैं वहाँ पर। मतलब कि हम उस टाइम को मान के चले जब वो बम एटॉमिक बम गिरा था, तो वहाँ पर हम लोग बोले कि वो टाइम 0 था, 0 से आज भी दिख रहे हैं, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक चल रहे हैं। तो उस पॉइंट को हम लोग को इरेज करना है, इनफाइनाइट टाइम तक इरेज करना है। इनफाइनाइट टाइम तक इरेज करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि जब गिरा था मतलब कि वो मैक्सिमम लिमिट थी, तो हम लोग इसको यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ से ही बोल दो या यहाँ से बोल दो, दोनों का पॉइंट सेम है। तो गिराता था वो 0, यानी कि इनफाइनाइट टाइम थे 0। क्यों? क्योंकि आप लोगों के नेगेटिव साइन इसके अंदर लिखे के अंदर कंसीडर हो रखा है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग क्या करके चल रहे हैं, 0, इनफाइनाइट 0। जब भी हम लोग किसी भी लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो एक माइनस बाहर निकलता है, एक माइनस बाहर निकलता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, लिमिट को चेंज कर रहे हैं, लिमिट को चेंज कर रहे हैं, तो ये हम नेगेटिव साइन ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ था, इसको हटा दिया और लिमिट को लिखा है 0 टू इनफाइनाइट। आया समझ में? 0 टू इनफाइनाइट। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखिए, अब आप लोगों को पता है कि ये मैथ्स के अंदर तो एक आइलेट थ्योरम से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट किसी भी गाइड के अंदर या ऑल दैट अपनी बुक्स के अंदर इसको सॉल्यूशन नहीं दिया होता, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए लैम्डा टी की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, यहाँ पर इसको डायरेक्ट ध्यान रखना होता है। तो डायरेक्ट हम लोग ध्यान रखेंगे तो क्या रखेंगे, देखो बच्चों, लैम्डा और 1 अपॉन, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर। इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की टर्म्स में आता है, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास जो टर्म बचती है 1 बाय लैम्डा, यानी कि जो हमें मीन लाइफ मीट हुई वो टी नॉट इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा की फॉर्मेट में मीट हुई। आया बच्चों समझ में? आगे देखिए, टी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर? अब इसमें छोटा सा एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। देखिए रिलेशन क्या है, एक छोटा सा रिलेशन है, लग रहा है आपको पता? देखिए टी हाफ, टी नॉट, टी हाफ, मजा आ गया? 0.693 अपॉन लैम्डा, टी नॉट दैट इज 1 बाय लैम्डा, टी हाफ is equal to 0.693 into 1 upon lambda, 1 by lambda, 1 by lambda, that is T naught. Into T naught. तो आया टॉपिक बेटा समझ में? ये टॉपिक था अपना मेन टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके एंड न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, जो अपने लास्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज बेल आइकन को दबाना।